हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ये जून माह में जो आपका परीक्षा हुई थी, मासिक परीक्षा 25 जून को। इस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, यानी इसको हल करेंगे। और ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, यानी साइंस है। और इसमें देखें, विषय कोड आप देख सकते हैं कि 112 विषय कोड है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये जो आपका यस्टेट टीजीटी लेवल का करवाया जाता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका 9th क्लास से रिलेटेड है, किसी भी स्टेट के बच्चे इसको देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखें, यहाँ पर तो आपको मिलेगा कि 1 से 30 तक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, जिसमें कहा जाता है कि 25 प्रश्न केवल हल करिए। लेकिन हम लोग पूरे 1 से 30 तक सारे जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ये सेक्शन ए है, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। तो हम लोगों का टारगेट है कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको देख लिया जाए। तो एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके का होता है। ये बीच में होता है मोटा, है ना, ये बीच में देखिए यहाँ पर होता है मोटा, और किनारे किनारे होता है ये पतला। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा ये जानना है कि ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से संबंधित ज़रा बातें समझ लेते हैं। उत्तल लेंस से संबंधित बातें कि अगर जैसे दूर दृष्टि हो जाए किसी को, है ना, दूर दृष्टि दोष, उसी को आप हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज होता है। ध्यान रहे, दूर दृष्टि दोष, दूर आप लिखते हैं ना ऐसे दूर, तो देखें 2 अक्षर है तो इसमें 3 अक्षर का लेंस लगाइए, ठीक है। और इंग्लिश याद रखें, हाइपरमेट्रोपिया डायरेक्ट लिख देता है कभी कभी, दूर दृष्टि दोष नहीं लिखेगा, तो हाइपरमेट्रोपिया याद रखे रहें। और इसके अलावा ये जानते रहिए कि उत्तल लेंस का यूज कहाँ होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज कैमरा में होता है, माइक्रोस्कोप बनाने में, माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज होता है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस का। तो इस तरीके से आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस कोई है तो उसमें कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो याद रखे रहिए उसमें 2 मुख्य फोकस होते हैं, ठीक। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, ठीक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है। द रीजन वाई द डेप्थ ऑफ द बकेट फिल्ड विद द वाटर अपीयर्स लेस इज। जैसे आप देखते हैं, पानी से कोई बाल्टी अगर भरी हुई है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कम मालूम पड़ता है। इसका मेन रीज़न क्या है, तो इसका मेन रीज़न है प्रकाश का अपरिवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इम्पॉर्टेंट है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कभी जैसे रंग से संबंधित अगर बात हो जाए, रंग जैसे सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो क्यों वो सूर्य का जो उस समय देखें लालिमा सी दिखती है, रंग की बात कभी आए तो वहाँ डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप बताएंगे, ठीक है। और कभी भी अगर जैसे यहाँ देखें, जैसे कोई प्रकाश कहीं टकरा करके वापस लौट आता है, जैसे टार्च आप जलाएं अभी कांच पर, है ना, जिसमें आप फेस अपना देखते हैं, तो वो टकरा करके दूसरे साइड घूम जाता है, तो वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये भी जानकारी आवश्यक है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश का वहाँ
जहाँ पर अपवर्तन होता है। कैसा अपवर्तन होता है ये जानना है, यानी प्रकाश के रंग में परिवर्तन के कारण होगा कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, या प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें, यह प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। हमेशा जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल जो होती है वो बदल जाती है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने के कारण ऐसा होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो साइन आई अपान साइन आर, यानी आप कह सकते हैं कि आई मीन्स यहाँ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतित कोण जिसे आप कहते हैं, और आर क्या है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन जिसे आप कहते हैं, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये ए, पाँचवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी पावर उसकी क्या होगी। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स पावर। देखिए पावर के लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। पावर बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्षमता बराबर 1/, ये इसका फोकस जो ये दिया फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी, और किस में दिया है ये 25 सेंटीमीटर में दिया है। तो 25 सेंटीमीटर को अगर हम लोग बदल लेते हैं मीटर में, तो इसमें 100 से भाग दे देंगे, 25 में 100 से भाग दे देंगे तो 0.025 मीटर आ जाएगा, है ना। अब आप यही 1/0.25 मीटर आप कर लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपको 4 आ जाएगा। और ये क्षमता जो होती है वो डी में, डायोप्टर में हम लोग इसको लिखते हैं। तो इस तरीके से ये 4D इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 4D, 4 डायोप्टर, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। माइक्रोस्कोप में आपको अभी बताए थे कॉन्वेक्स लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखे रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। और भी हम बता देते हैं आपको, जैसे कभी पूछ लेता है कॉनकेव, जैसे देखिए इसका तो आपको सूक्ष्मदर्शी के लिए आप याद रखे रहिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक। और कभी अगर पूछ लेता है इसके बारे में कि बताइए ये अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस का यूज कहाँ होगा, ये तो ये इसका ऑप्शन यही सही है, जानते रहिए, एक्स्ट्रा जानकारी है ये। कॉनकेव लेंस अगर पूछा जाए इसका यूज कहाँ होता है तो फ्लैश लाइट में, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हुआ, है ना, ये आई ग्लास जैसे चश्मा वश्मा जो बनाते हैं, ठीक, उसमें होता है, ये याद रखे रहिए। और अगर कभी जैसे पूछ लिया जाता है इसका उपयोग, ये कॉनकेव मिरर का अगर पूछ लिया जाए, किसका, कॉनकेव मिरर का, देखिए ये इसका अगर पूछ लिया जाए कॉनकेव मिरर का, ये इसके बारे में अगर पूछा जाए तब इसको आप क्या बताएंगे। तो ये देखिए जैसे वाहनों का हेडलाइट बनाने में, है ना, टार्च लाइट, वाहनों का हेडलाइट, टार्च लाइट, ये सब इससे बनाते हैं। और अगर कभी कॉन्वेक्स मिरर की बात कर दें, कॉन्वेक्स मिरर, तो जो धूप में चश्मे बनाए जाते हैं, देखिए अगर इसकी बात कर लेता है तब आप बताएंगे धूपी चश्मे, है ना। और वाहनों में जो पीछे के दृश्य देखने के लिए साइड में जो लगाया जाता है, बगल में छोटे छोटे दोनों साइड आप देखते आगे की तरफ पीछे के दृश्य देखने के लिए, वो यानी जिसे आप वाहन में पश्चदर्शी जो कांच होता है वह कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण होता है। तो ये याद रखे रहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम, विरल मतलब दूर दूर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर वो आती है तो क्या होगा। जैसे आप देखते हैं तो क्या वो, जैसे ये मान लो
इधर आप मान लीजिए कि ये क्या है, विरल, ठीक है, विरल है। और यहाँ मान लीजिए एक सघन है, सघन, ठीक है, सघन मान लीजिए। तो यहाँ से अगर आ रहा है प्रकाश, तो ये सघन में ये बीच में क्या है, ये तो आपका अभिलंब है, अभिलंब है ये, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब है। तो ये किधर की तरफ मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर मुड़ेगा कि अभिलंब की ओर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ध्यान देना, अभिलंब की ओर, ऐसे सीधा न जा करके ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ये याद रखे रहना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। 9वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, 2, ये तो पता है आपको, है ना, आपतित, परावर्तित, ये तो आपके नियम होते हैं। 10 नंबर का प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकल जाती है तो वह मुड़ जाती है, और ऐसा मुड़ जाती है तो उसके लिए ये किस ओर मुड़ती है, क्या प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ेगी, या प्रिज्म के शीर्ष की ओर मुड़ेगी, या किरण के मुड़ने कोई नियम नहीं है। देखिए ये प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है, जो टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो आधार नीचे वाला सतह जो होता है उसी की ओर मुड़ जाती है, आधार की ओर, ठीक। अब ये आपका बायो का क्वेश्चन अभी खत्म हुआ। अब देखिए केमिस्ट्री के, आपका रसायन विज्ञान के क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। अगर शरीर हमारे शरीर में भोजन अगर पच रहा है तो वो किस प्रकार का ये अभिक्रिया है, क्या उदासीनी अभिक्रिया है, या फिर उदासीनीकरण जिसे आप कहते हैं, अपघटन है, या फिर ऑक्सीकरण है, या इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युत अपघटन। तो याद रखे रहिए, तो सिंपल है, ये डीकम्पोजिशन है ना, डीकम्पोजिशन अपघटन अभिक्रिया है। आप जानते हैं ग्लूकोज टूट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आप देखते हैं एनर्जी के रूप में ब्रेक होता है तो डीकम्पोज हो जाता है, तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण Cu2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cu, ऑक्सीजन का इसमें क्या हो गया, ग्रहण और ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और डेशन एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन जब कभी हो जाए तो आप जानते रहिए ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है। पहले वाले में देखते हैं ZnO से ऑक्सीजन देखिए निकल गया, किसके साथ, कार्बन के साथ चला गया, है ना, और देखिए ऑक्सीजन को ये निकाल भी दिया और ये कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण भी कर लिया, ठीक। और इसको अगर हम लोग और थोड़े से इंटर लेवल पर अगर समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि ZnO में Zn के ऊपर चार्ज कितना है, +2 का, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2 का, कार्बन पर जबकि आप चार्ज देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, और यहाँ ZN पर देखेंगे तो 0 है, और यहाँ CO में ऑक्सीजन पर तो -2 है और कार्बन पर +2 है, यहाँ ध्यान दें। तो देखिए जिंक जो है ये +2 से 0 में आ गया, है ना, कहने का मतलब इसका आवेश क्या हो गया, घट गया, और जब आवेश घट जाता है ना तब उसको हम क्या कह देते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं कि अपचयन हो गया, ठीक, अपचयन हुआ यहाँ। और कार्बन का देखें 0 से +2 में चला गया यानी आवेश बढ़ गया, अर्थात यहाँ ऑक्सीकरण हो गया, तो इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों है, अर्थात इसका ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, और किसी में चेक करेंगे तो परिवर्तन नहीं मिलेगा, ठीक। 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अवकारक मतलब इंग्लिश से आप देख लीजिए, रिड्यूसिंग मतलब अपचायक जिसे कहते हैं, अपचायक,
ऑक्सीकारक नहीं, अपचायक, अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। अपचायक गुण कौन प्रदर्शित करेगा? अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है ना, तो ये -2 में जा सकता है, प्लस में भी जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, प्लस में कब जाएगा, जैसे OF2 अभी बन जाए तो यहाँ पर +2 है, ध्यान देना, +2 चार्ज हो गया OF2 में O पर, ठीक। तो इसमें नाइट्रोजन का भी देखें +5 है, तो ये N2 जब बनेगा 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ +5 है, इस तरीके से और आप देखेंगे वो बढ़ घट सकता है, ठीक है। जिसमें सबसे लोवेस्ट होगा, ध्यान दें, वही बढ़ेगा, और जब वही बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, तो ये पदार्थ आपका अपचायक कहलाएगा। और इसमें भी देखिए ये घट सकता है, इसमें भी घट सकता है, इसमें भी घट सकता है, लेकिन इसमें घटेगा नहीं। अब सल्फर का -2 है तो बढ़ेगा ही, अर्थात इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, H2S। 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर, ऑक्सीकारक है, दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? क्या वो उत्प्रेरक होते हैं, या फिर क्या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, या इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले होते हैं? देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है। जैसे आइए आपको बताते हैं, जैसे आप देखिए सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ 0 से +1 में, ये प्लस चाहे लिखिए चाहे +1 लिखिए, तो बढ़ गया, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जिसका होगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, ऑक्सीकारक क्या है? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया है ना, ग्रहण कहाँ होगा, जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, देखिए तो Cl- में ये चेंज हो गया। अब यहाँ 0 चार्ज है क्लोरीन पर, लेकिन इस क्लोरीन पर -1 है, तो यहाँ क्या हुआ, घटा, यहाँ 0 से -1 घट गया, और जब घट गया तो क्या होगा, अपचयन, और जिस पदार्थ का घटा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसीलिए कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? SO2 का जो देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये जैसे अभी कुछ रंगीन पदार्थ है तो उसको रंगहीन में बदल देती है, कलरलेस कर देगी। तो इसके लिए वाटर से क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन बनाता है, फिर नवजात हाइड्रोजन ही उसका रंग उड़ाता है, तो वो अपचयन ही होता है, यानी रिड्यूसिंग का कार्य करेगा, अर्थात वह अवकारक, अर्थात अपचायक गुण रखता है, ठीक। 17 नंबर प्रश्न देखें, कॉपर सल्फेट का रंग, ये कॉपर सल्फेट में CuSO4 में ध्यान दें, Cu का जो +2 होता है चार्ज, जब जल में घोलते हैं तो ये +2 होता है, और इसका कलर नीला होता है। Cu+ का अगर कभी कोई पूछ ले तो ये रंगहीन होता है, ध्यान देना जहाँ होगा, तो ये नीला इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, नीला, ठीक। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार विस्थापन, देखने से ही लग रहा है जब 2 साल्ट आपस में क्रिया करें तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। ये ऑक्सीकरण है, इसी को आप योगात्मक भी कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ भी योगात्मक हुआ है, और यहाँ पर आप देखें एक विस्थापन यानी एकल विस्थापन हुआ है, तो यहाँ द्विविस्थापन पूछा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखें, अब क्रिया H2S + Cl2 = 2HCl + S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कह रहा है, इसका मतलब अपचयन किसका हो रहा है वही खोज लीजिए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन पर देखिए 0 चार्ज है, और जबकि इस HCl में -1 है, HCl में -1, तो यही तो घट रहा है, और जहाँ घटे वहीं अपचयन होगा, और वही देखिए जब अपचयन होगा तो ये पदार्थ जो Cl2 है वही ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग Cl2 ऑप्शन में खोज करके टिक कर लेंगे, ठीक।
देखें 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है? ताज़ा तेल जैसे आप देखते हैं, जो तैलीय पदार्थ आप कह सकते हैं, जैसे चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है ना। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे ऑक्सीकरण ना हो, ऑक्सीजन को पूरा निकाल करके उस पैकेट में क्या भरते हैं? केवल नाइट्रोजन, चिप्स के पैकेट में। तो ऑयली कोई भी पदार्थ है तो उसको खराब होने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है? श्वसन क्रिया के बाद क्या क्या बनता है? आप जानते हैं श्वसन क्रिया जब होती है हम O2 को अंदर लेते हैं, ये उपरांत पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड आफ्टर, बिफोर नहीं आफ्टर पूछा है, बाद में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन लेने के बाद CO2 बनता है, जल बनता है और एनर्जी भी हमें मिलती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब आप यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब बायो का क्वेश्चन शुरू है। निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज फर्मेंटेशन अकर? देखिए फर्मेंटेशन जो होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ O2 होता है। एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के अनुपस्थित, ये क्या हमने बोल दिया, यहाँ पर फर्मेंटेशन की बात हो रही है ना। फर्मेंटेशन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और ये मसल्स में भी होता है। लैक्टिक एसिड बनता है, आप जानते हैं। यीस्ट में तो होता ही है, तो सभी जीवों में होता है ये फर्मेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखते ही कुछ लोग सोचेंगे बस यीस्ट लगा दें, लेकिन ये सभी में होता है, सभी में। ठीक, 23 नंबर का प्रश्न। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय मतलब देखिए ये सब हाँ यही, अच्छा इसकी बात हम कर रहे थे। तो अवायवीय, माइटोकॉन्ड्रिया में तो वायवीय होता है और क्लोरोफिल में भी वायवीय होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी। तो ये साइटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव्य में अवायवीय होता है। ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में साइटोप्लाज्म में ये श्वसन जो होता है वो इसमें पूर्ण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन TGT में भी पूछ लेता है, एस्टेट में, बहुत महत्वपूर्ण है। देखें 24 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में किसके द्वारा टिड्डा, यानी जिसे आप ग्रासहॉपर कहते हैं, और तिलचट्टा, काकरोच में श्वसन होता है? काकरोच और जो आपका है ग्रासहॉपर, इसमें गिल्स के द्वारा होगा नहीं, लंग्स से होगा नहीं, ट्रैकिया, स्पाइरकेल्स भी आप कह देते हैं, ट्रैकिया के द्वारा ये इसमें देखने को मिलता है। और इसका क्या काम है? तो ये प्रेशर को मेंटेन करता है, ध्यान दें, उसमें प्रेशर को मेंटेन करता है, उसके स्किन पर ये ट्रैकिया होता है। ठीक, ग्रासहॉपर और काकरोच के। वेरी इंपॉर्टेंट। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो ये तो डायाफ्राम, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको जानते रहिए। 26 नंबर का प्रश्न। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? किस भाग में श्वसन कह रहा है? इन विच पार्ट डज रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट? तो देखिए रेस्पायरेशन जो होता है उसमें स्टोमेटा में होता है, और स्टोमेटा कहाँ पाया जाएगा? तो पत्तियों में पाया जाता है, ये है ना, इन द लीव्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। मानव श्वसन में तो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता ही है, नॉस्ट्रिल, नासिका छिद्र भी होता है। अच्छा, श्वसन में ऑक्सीजन हमारे कोशिका से होते हुए, ध्यान दें, ब्लड में भी मिलता है, लेकिन गिल्स नहीं पाया जाता मानव में, है ना। ये मछलियों में आप देखते हैं, जो जलीय जीव जैसे मछलियों में आपको देखने को मिलता है गिल्स, वो घुली हुई ऑक्सीजन को वो लेते हैं, गिल्स के द्वारा कन्वर्ट करके जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गिल के द्वारा ये उसको श्वसन में प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन को।
जलीय जीव। 28 नंबर का प्रश्न, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फूड आइटम्स इन प्लांट्स? फूड, देखिए फ से फूड, फ से फ्लोएम याद रखे रहिए। जल पूछे तो ज से जल, ज से जाइलम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लोएम के द्वारा फूड आइटम्स यानी भोज्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट होता है पौधों में। 29 नंबर का प्रश्न, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर सीव ट्यूब्स? सीव ट्यूब्स ध्यान दें, ये आपको फ्लोएम में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा सीव ट्यूब? फ्लोएम में देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये लिविंग कंपोनेंट होता है, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट ध्यान दें। फ्लोएम जो है लिविंग कंपोनेंट है और जाइलम अगर आपसे कहा जाए तो वो डेड कंपोनेंट है, मृत वो अवयव होता है। अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 30 नंबर का प्रश्न देखिए, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर जाइलम वेसल्स? तो जाइलम वेसल्स जो होती हैं मृत, अभी हमने बताया कि ये डेड सेल्स होती हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने ये 30 प्रश्न हल कर लिया। इसके बाद ये आपका सेक्शन बी में देखें, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके हल भी कर सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो, हेल्प मिला हो अगर आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से और भी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन भी आप प्रेस कर लेंगे तो आपको मैसेज उसका मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।